एप्टीट्यूड की टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रीम के बारे में, रिवर एंड बोट। तो रिवर एंड बोट ये हम मानते हैं कि एक रिवर है हमारी और उसमें जो धारा है उसकी जो स्पीड है वो एस है। एस मतलब स्पीड और स्मॉल एस जो है स्ट्रीम को डिनोट कर रहा है। और उसमें एक बोट है। तो बोट जो है, बोट यदि एक स्टैंड स्टिल वाटर में रख दी जाए और उसमें वो चले तो उसकी स्पीड जो होती है वो एस बी होती है। तो जो एस बी जो होती है वो स्थिर जल में नाव की धारा है। अब जब ये बोट इस धारा के अगेंस्ट में चलेगी तो ये स्ट्रीम ऐसी आती है और ये स्ट्रीम यदि जो हमारी बोट है वो इसके अगेंस्ट में चलेगी तब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यदि कहीं पे क्वेश्चन में आपको लिखा हो अप स्ट्रीम तो उसका मतलब होता है कि जो बोट है हमारी वो रिवर की जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये केस भी जो है वो रिलेटिव स्पीड से संबंधित ही है। तो इस केस में क्या होगा, जब अप स्ट्रीम का केस होगा, केवल क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम से आपको समझना है कि बोट जो है वो अगेंस्ट द रिवर फ्लो हो रही है। ये बोट जो है, बोट की जगह पे कोई पर्सन भी हो सकता है। वो ये बोल सकता है कि अ पर्सन इज, जो पर्सन जो है वो अगेंस्ट में चल रहा है, तैर कर पार कर रहा है या तैर कर रहा है, इसमें तैर रहा है। तो इसमें बोट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकती है। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो होगा वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो केस है उसमें क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो रहा है कि एक रिवर जो है वो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रही है और बोट भी यदि नीचे की डायरेक्शन में हो तो जो स्ट्रीम है वो बोट को चलने में मदद करेगी और उसकी स्पीड को और बढ़ा देगी। तो उसकी जो रियल स्पीड है उसमें जो धारा है रिवर की वो भी ऐड हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, दोनों की जो क्वांटिटी है वो, दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। तो बस हमको इस टर्म में ये याद रखना है कि अपस्ट्रीम के केस में जो स्पीड होगी, मतलब जो इसकी ओवरऑल स्पीड होगी वो थोड़ी सी घट जाएगी, तो एस बी माइनस एस एस हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है बोट की वो बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम जो होगी वो उस बोट को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो एस बी प्लस एस एस हो जाएगा। ऐसा ही एक केस है सर्कुलर ट्रैक्स। ये भी रिलेटिव मोशन से ही संबंधित है टॉपिक। तो इस केस में यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमने दो पर्सन लिए हैं ए एंड बी, जो कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट होता है और वो सर्कुलर पाथ में चलते हैं। तो ए की स्पीड अलग है और बी की स्पीड अलग है। तो इस केस में तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये चलना स्टार्टिंग करता है और ये भी चलना स्टार्टिंग करता है, दोनों की स्पीड अलग अलग हैं। तो कोई एक जो है वो आगे निकल जाएगा और एक जो होगा वो पीछे होगा, लेकिन जिसकी स्पीड फास्ट है वो स्लो वाले को कहीं ना कहीं पे किसी जगह पे क्रॉस करेगा। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, तो इस पूरे का डाया यदि हमने, पूरे का जो पाथ है उसकी लंबाई यदि हमने माना कि डी है, तो ये ए जो है इस पॉइंट से चलना चालू करेगा और कहीं ना कहीं स्लो वाले को क्रॉस करेगा। तो ऐसे केस में जो पहला फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है उसको हम बोलेंगे कि कितनी दूरी पे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर पहली बार मिलेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जो उसका पूरा ट्रैक का हमारा जो लेंथ है, ट्रैक की जो लेंथ है डिवाइडेड बाई एस ए प्लस एस बी या एस ए माइनस एस बी। इस केस में एस ए प्लस एस बी या एस ए माइनस एस बी, जिसमें प्लस और माइनस जो होगा वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या एक जो है ऐसा मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, और एक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है।
अब इसमें दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है, फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट पर ही मिलने के लिए इसको जो है कितना समय लगेगा, क्योंकि देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये अपने पॉइंट पर यदि माना कि ए की स्पीड ज़्यादा है और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हम सोच सकते हैं खुद भी कि यदि ए की स्पीड ज़्यादा है तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहले पहुंचेगा और बी जो है वो थोड़ा सा स्लो पहुंचेगा, लेकिन कभी ना कभी बी भी जो है इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय पर ए और बी जो है वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ पहुंचेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पहुंचेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन ए और डिस्टेंस अपॉन बी, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए, इसको स्पीड ऑफ ए लिख लीजिए, ये जो है स्पीड ऑफ ए, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बी, इन दोनों को निकालेंगे और उसका एलसीएम लेंगे, तो वो हमको बताएगा कि पहली बार जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर ये जो है कितने समय बाद मिलेंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट वेयर द मीटिंग अकर्स, तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं पूरा सर्किल है, इसमें कितने पॉइंट हैं जहां पर ये अकर मतलब ये जो है मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले हमको टीएस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसको डिवाइड करने पड़ेगा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट से। तो ऐसे केस में जो है हमको कितनी बार वो जो है आपस में मिलेंगे वो पॉइंट जो है बता देगा। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो लास्ट क्लास में हमने किया था, ट्रेन से संबंधित, ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है उससे संबंधित जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे, तो उससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन रिक्वायर्स 5 सेकेंड टू पास अ पोल। तो हमने आपको बताया था जैसे एक पोल है और यहाँ पे आपकी ट्रेन है, तो इस पोल को पास करने के लिए ट्रेन जब पास करेगी तो ट्रेन की लेंथ तो कंसीडर होगी, लेकिन इस पोल की लेंथ जो है वो कंसीडर नहीं होगी। तो इस पोल को पास करने के लिए ट्रेन को 5 सेकेंड लगते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पीड जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ L1 इक्वल्स टू स्पीड S1 और टाइम जो हो जाएगा वो 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये जो ट्रेन है, सेकंड केस में बोल रहा है ये ट्रेन है L1, इसको ट्रेन इट रिक्वायर्स 25 सेकेंड टू क्रॉस आ स्टेशनरी ट्रेन। तो एक दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है जो 200 मीटर लॉन्ग है, दूसरी ट्रेन, उसको क्रॉस करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए इसको 25 सेकंड लगते हैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, इसमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जुड़ेगी, दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 प्लस 200 टोटल डिस्टेंस हो गई या टोटल लेंथ हो गई, और स्पीड जो है वो तो इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड जो है वो 0 है, क्योंकि ये खड़ी हुई ट्रेन है तो इसलिए इसकी स्पीड 0 होगी। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो हो जाएगी S1, क्योंकि दूसरी जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है इसलिए उसकी स्पीड जो है वो 0 होगी। और इसको क्रॉस करने में इसको कितना समय लग रहा है, 25 सेकेंड। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, जो मूव कर रही है ट्रेन S1, हमको S1 निकालना है। तो यहाँ पर हम L1 की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे S1 से। अब जब कभी भी दो इक्वेशंस आती हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन टर्म्स को यहाँ पर रिप्लेस किया जाए जो क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पीड S1 पूछा गया है, तो S1 पूछा गया है तो हम L की जगह पे S1 रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यदि हम यहाँ पर L1 की वैल्यू भी रखते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उस केस में पहले L1 निकलेगा और फिर हमको पुटअप करना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन में,
तब जाके हम जो है S1 निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी भी समझदारी हमको देखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा है S1 उसको हम पुट अप करेंगे, तो यहाँ L1 की जगह पे क्या रखेंगे 5S1, तो ये हो जाएगा हमारा 5S1 प्लस 200 ये S1 इंटू 25। अब ये जो है उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 20S1, और जब ये कटेगा तो S1 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 20, तो S1 आ जाएगा आपका 10 और इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमको kmph में बदलना है, तो क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो kmph में दिए गए हैं तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 जो है वो काटेगा 10 को 2 बार और S बराबर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे जो है हम निकालना पड़ेगा हमको। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस ऑन द सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। स्पीड ऑफ पहली ट्रेन जो है उसकी स्पीड जो है वो 40 kmph है और दूसरी जो है उसकी 20 kmph है। तो faster train crosses a man who is sitting in slower train in 20 seconds, find the length of faster train। तो इसकी जो लेंथ है वो L1 है, इसकी लेंथ जो है वो L2 है और इस जो ट्रेन है इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ये ट्रेन जो है वो इस पर्सन को कितने सेकंड में 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है D = S × T, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई हमारी L1 प्लस दूसरा हम पूरा जो है L2 नहीं लेंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इस ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन, इस ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को ये जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है, तो ये माना कि एक पर्सन है, ये जो पर्सन है इस ट्रेन में बैठा हुआ, तो ये इसको क्रॉस करने में, तो इसको क्रॉस करने के लिए इसको क्रॉस करेगी तो कौन सी लेंथ क्रॉस होगी, इसमें जो पहली ट्रेन है वो अपनी लेंथ से क्रॉस करेगा उस पर्सन को, ना कि इस ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगा। तो इसमें बैठा हुआ जो पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन यदि नहीं होता तो इस ट्रेन को यदि क्रॉस करने के लिए होता तो हम यहाँ पे L1 के साथ में L2 भी लेते, लेकिन यहाँ पर इस केस में उस ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन जो है उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा ऐसा पूछा गया है। तो ये जो ट्रेन है उस पर्सन को क्रॉस करेगी, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो है केवल ये लेंथ आएगी, इसकी लेंथ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है ये 0 आ जाएगा, L1 + 0, और स्पीड जो है, स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड जो होगी वो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड माइनस होगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इस केस में ये उस केस से अलग है। जैसे ये एक यदि ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें बोलता है कि इसकी लेंथ जो है वो L1 है और ये 40 kmph से चल रही है और एक पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको क्रॉस करने में जो है इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो लेंथ है L1 डिवाइडेड बाई 40 kmph, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो है लेंथ जो है वो पर्सन की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि पर्सन की जो लेंथ है वो कंसीडर नहीं कर सकते हैं बड़ी ट्रेन के सामने,
तो उसको 0 मानेंगे और स्पीड जो होगी वो केवल ट्रेन की होगी, क्योंकि जो पर्सन है वो क्या है, स्थिर है। अब इस केस में लेकिन ये केस जो है वो अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 ट्रेन चल रही हैं, तो 2 ट्रेन चल रही हैं तो अब इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर नहीं होगी, क्योंकि ये स्पीड, ये जो पर्सन बैठा हुआ है, ये ट्रेन भी मूविंग है, तो अब रिलेटिव स्पीड जो है वो हमको निकालनी होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ये 40 माइनस 20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, तो इसको टाइम कितना लगता है, तो इसको जो है टाइम लगता है वो 20 सेकेंड है। टाइम जो है कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है। तो हमको लेंथ निकालनी है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये L1 निकालना है हमको, और ये हो जाएगा 20, लेकिन ये kmph में है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, और ये जो टाइम है ये 20 सेकेंड तो रहेगा ही साथ में, ठीक है। तो ये हमारा जो है 20 तो यहाँ पर जो है 20 नहीं है, 22 है, तो यहाँ पे जो बचेगा अपना 18 है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और लेंथ जो है वो आ जाएगी 100 मीटर। अब अगला जो केस है वो बोट का है। तो ट्रेन के लिए जो है ऐसे ही केसेस मिलते हैं, बस हमको ध्यान से देखना ये होता है कि लेंथ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। लेंथ जो है वो यदि पर्सन की है, पर्सन स्थिर है, तो उसकी जो है एक खंबा है वो लगा हुआ है, स्थिर है, तो उसकी लेंथ हम नहीं जोड़ेंगे। और स्पीड जो है वो हर केस में जुड़ेगी या घटेगी, जैसा रिलेटिव मोशन होगा उसके हिसाब से जुड़ेगी या घटेगी। अब जो है बोट से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ बोट गोज 15 kmph अप स्ट्रीम इन 80 मिनट and the speed of stream is 5 kmph. The speed of the boat is in still water. तो हमने जो फॉर्मूला में बोट की स्पीड ली है SB, वो स्टिल वाटर की ही स्पीड है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी जो हम डेराइव करेंगे तो उसमें भी लगेगा स्पीड। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 80 मिनट्स। तो हम पहले लिख लेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर, और यहाँ पर अप स्ट्रीम है, तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड जो है वो घट जाएगी, तो SB माइनस SS लिखा हमने स्पीड की जगह पे, और टाइम जो है वो 80 मिनट लिखा, लेकिन ये मिनट में है और बाकी जो है आवर में है, किलोमीटर में है, तो इसलिए हमको आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो ऐसे लिख लिया हमने। अब जो है हमने क्या किया कि इसको काट दिया, तो ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो 45 हो गया, और 4 जो है नीचे चला गया, और यहाँ पे क्या बचा SB माइनस SS। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो 5 किलोमीटर दी हुई है, तो इसको लिखे रहने देंगे। इसको जब सॉल्व किया तो आया 11.25, और SB जो है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 16.25। तो ये जो है ऐसे आएगा। इसमें हमको बस ये ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, और जो है डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दी है, तो फिर जो है हमको बाकी चीज़ें भी उसको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है बोट रोज 16 किलोमीटर अप इन द स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टेकिंग 5 ओवर ईच टाइम द वेलोसिटी ऑफ द करंट। मतलब करंट का मतलब होता है स्ट्रीम, जो हमारी रिवर है उसकी धारा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस में क्या बोल रहा है कि 16 किलोमीटर चलता है वो, 5 घंटे लगते हैं। तो इस केस में जो हमारी अप स्ट्रीम का केस है, तो यहाँ पर जो है SB माइनस SS होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो हमारा रिवर है उसकी स्ट्रीम के, जो हमारी बोट है। और दूसरे केस में सपोर्ट करेगा स्टीम जो है बोट की स्पीड को, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर चलता है, और SB प्लस SS होगा इंटू 5 होगा। इन दोनों को हम
अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो जो है हमारा ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें ये माइनस होने के कारण ये कट जाएगा और ये प्लस होने के कारण ये जुड़ जाएगा। तो ये इसमें घटाने पे कितना आया 14 और इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 10। तो एस जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1.4। सर्कुलर ट्रैक से संबंधित हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जैसे बोला जाए 2 पर्सन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, 2 पर्सन है ए एंड बी, वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ए की डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो बी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उस केस में बोला जा रहा है कि एक की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और एक की स्पीड दूसरी जो है बी की स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है इन अपोजिट डायरेक्शन। लेंथ ऑफ द ट्रैक जो है वो 100 मीटर है, पूरा जो ट्रैक है उसकी लंबाई जो है वो 100 मीटर है। देन फाइंड आउट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट। डिस्टिंक्ट पॉइंट कितनी बार मिलेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ही देर में वो अपने इनिशियल पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे तो उस पॉइंट पर मिलने में जो समय लगा उतने ही समय में ये अलग अलग पॉइंट्स पे कितनी बार मिल गए, वही कहलाता है द हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट। तो एक समय जिस पे वो दोबारा आकर अपने इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे उस ड्यूरेशन में वो कितनी बार मीट किए होंगे, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाता है हमारा कि डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो पहला पॉइंट निकालना पड़ेगा जब वो पहली बार मिलते हैं। तो पहली बार मिलते हैं तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस अपॉन एस ए माइनस एस बी या एस ए प्लस एस बी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन 20 प्लस 30, तो ये आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड। और अगला जो निकालना पड़ेगा हमको कि वो समय जिसमें वो है अपने इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऐसे हो सकता है कि कई सर्किल जो है इनको मूव करना पड़े तब जाके जो है दोनों एक ही पॉइंट पे मिलें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि डिस्टेंस अपॉन पहली स्पीड और डिस्टेंस अपॉन दूसरी स्पीड, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखिए 100 अपॉन 20, ये जो है सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है वो है 100 डिवाइडेड बाई 20 और ये 100 डिवाइडेड बाई 30। अब एलसीएम जब किसी फ्रैक्शनल पार्ट का लिया जाता है तो ऊपर जो है ऊपर के पार्ट का एलसीएम होता है और नीचे के पार्ट का एचसीएफ होता है। तो इसमें 100 और 100 का एलसीएम जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 20 के फैक्टर क्या है 2, 2, 5 और 30 के फैक्टर क्या है 2 × 3 × 5। तो उसमें ऐसे पॉइंट हमको देखने हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो 2 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है। तो 2 × 5 जो है वो क्या हो गया एचसीएफ होगा इसका। तो 100 अपॉन 10 जब करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। तो टीएस की वैल्यू 10 आ जाएगी। और नंबर ऑफ पॉइंट्स को निकालने के लिए टीएस अपॉन टीएफ होता है, टीएस अपॉन टीएफ। तो टीएस जो है वो 10 है और टीएफ जो है वो 2 है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो मतलब 5 बार वो जो है जब इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे जितना समय लगेगा तो उससे पहले वो 5 बार आपस में मिल चुके होंगे।